अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर लेक्चर नंबर 23। आज हमने क्विक बुक ऑनलाइन में अब हमने फाइनली अपनी कस्टमर मैनेजमेंट की तरफ जाना है और कस्टमर मैनेजमेंट को हम लोगों ने उससे क्या कहते हैं कि फुली तौर पे देखना है। अगर स्टूडेंट हम कस्टमर मैनेजमेंट की बात करें तो कस्टमर में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो क्या क्या आ रही है, इनवाइस की आ रही है, रिसीव पेमेंट की आ रही है, एस्टीमेट की आ रही है, क्रेडिट नोट की आ रही है, सेल्स रसीट्स की आ रही है, रिफ़ंड रसीट की आ रही है और डिलेड क्रेडिट की आ रही है, ठीक है, और डिलेड चार्ज की उससे क्या कहते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर हम इन सब इंफॉर्मेशन में से देखें तो हमारे पास दो बटन क्विक बुक डेस्कटॉप से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, एक रिफ़ंड रसीड और एक डिलेड क्रेडिट। ये दोनों वहाँ पे नहीं होते थे। इन दोनों का क्या मैसेज है, एक तो ये भी मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करूँगा। मैंने स्टूडेंट आप लोगों को पहले ये बात की थी कि जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस डील होती हैं ना, वो सारी की सारी इसी पेज से डील होती हैं, ठीक है। आप उनके इंडिविजुअल मॉड्यूल में भी जाएंगे तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अगर आप उसे क्या कहते हैं कि फ्रंट एंड भी देखेंगे तो आपको यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगेन कस्टमर का मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सेटिंग के अंदर लेके जाना चाहूँगा, और सेटिंग के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा जो सेल्स से रिलेट करती हैं। एक तो सबसे पहले ये देखें, आपके ये सारी की सारी चीज़ें ऑन होनी चाहिए। डिस्काउंट, डिपॉजिट, सर्विस डेट, कस्टमर ट्रांजैक्शन नंबर, कस्टम फील्ड्स। हाँ, अगर आप अपने से कोई फील्ड वहाँ पे डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वैसे मैंने दो फील्ड्स ऑन की हुई हैं, लेकिन अगर कोई अपनी आप फील्ड नेम लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि जनाबी कस्टमर पीओ नंबर, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि क्या ये वहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा। कस्टमर पीओ नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इंटरनल और पब्लिक, यानी कि मेरे पास भी आए और जब मैं प्रिंट करने के लिए जाऊँ तो तब भी आए। अब मैं इसको जस्ट सेव कर रहा हूँ। ये कस्टम फील्ड जो बिल्कुल आपकी, वहाँ तो आप इनवाइस डिज़ाइन करके कस्टम फील्ड लेके आते थे ना, वहाँ पे तो पूरी इनवाइस का एक डिज़ाइन होता था, लेकिन यहाँ पे देखें आपके पास कस्टम फील्ड अवेलेबल हैं, ठीक है। ये इसके बाद अगर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आए तो वो आपको यहाँ पे कह रहा है कि शो प्रोडक्ट सर्विस कॉलम ऑन सेल फॉर्म, ये आपका ऑन होना चाहिए। ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस रेट, ये भी ऑन होना चाहिए। ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, ये भी ऑन होना चाहिए। ये तो मैंने शुरू में ही ऑन कर दिया था जब मैंने इन्वेंट्री को ट्रांसफ़र किया था। और स्टूडेंट ये देखें प्रोग्रेस इनवाइसिंग, अब आपको अगर याद हो कि हमने प्रोग्रेस इनवाइसिंग वहाँ पे कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके ऑन किया था, तो यहाँ पे भी देखें मेरे पास प्रोग्रेस इनवाइसिस का कंसेप्ट है। और प्रोग्रेस इनवाइसिस जो हैं वो आपको पता है कि वो क्या होती हैं। उसमें आप जब इनवाइस बनाते हैं उसके बाद आप उसको मल्टीपल, एक एस्टीमेट होता है लेकिन आप उसको मल्टीपल इनवाइसिस में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो ओवर द टाइम पीरियड वो काम आपका पूरा हो रहा होता है, ठीक है। ईमेल का जो मैसेज आपने सेंड करना है वो आप वो ऑटो इनवाइस रिमाइंडर हो, ठीक है, अगर आपने लगाया हुआ है तो वो आपने ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लें, ठीक है। और ऑनलाइन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, ठीक है, ईमेल ऑप्शन फ्रॉम ऑल सेल फॉर्म। और स्टेटमेंट वो कह रहा है शोइंग एजिंग टेबल एट बॉटम ऑफ द स्टेटमेंट, कि जब आप स्टेटमेंट उसको सेंड करें तो एजिंग टेबल उसको जो है वो बॉटम पे नज़र आए कि उसने कितनी देर से हमें पैसे नहीं दिए। एक सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपके हाथ में है। आप उसको ऑन करना चाह रहे हैं, ऑफ़ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से उसको मैनेज करेंगे। लेकिन इसमें अगर सबसे बेहतर देखें तो इनवाइस के फॉर्मेट के डिज़ाइन की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो ये इनवाइस का फॉर्मेट पड़ा हुआ है जो मेरे पास एक ही पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर मैं इसको एडिट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करूं और इस फॉर्मेट में आपको बताना चाहूं तो देखिए स्टूडेंट, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ईमेल एड्रेसेस चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। तो देखें वो टेम्पलेट है, ये देखें आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट अवेलेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई मर्ज़ी टेम्पलेट सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अपनी कंपनी का यूनिक लोगो से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अदर कलर्स को ये अटैच कर सकते हैं, ठीक है। कोई कलर आपको इसका, वैसे ये देखें मैंने इसके फ़ॉन्ट्स के सारे ब्लू कलर किए हुए हैं, लेकिन अगर आप कोई और कलर आप करना चाहते हैं तो वो कलर आप लेके आ सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप
जो मर्ज़ी कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी उसे क्या कहते हैं कि फॉर्म में इसको जो है वो अटेंड कर सकते हैं। अब अगर आप इसको डिज़ाइन के अलावा फिर आप जब कंटेंट में जाएंगे तो देखें यहाँ पे कंटेंट को चेंज करने का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ तो सारी की सारी क्विक बुक डेस्कटॉप में इनवाइस आपके सामने खुल के आ जाती थी ना, वो कहता था हाँ भाई जो चेंज करना है आपके पास अवेलेबल है, आप अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ को वहाँ पे चेंज कर रहे होते थे। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ इसने इनवाइस को 3 हेड्स में डिवाइड किया है, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड। अब आप पहले हेड को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एडिट करेंगे, ये देखें आपके सामने ये सारा खुल जाएगा। ये पहले हेड में जो जो काम थे वो आप लेके आना चाहते हैं ना लेके आएँ, आप उसको फर्दर उसका नेम चेंज करना चाहते हैं, कुछ नेम कुछ और लिखना चाहते हैं वो लिख लें। यहाँ देखें इनवाइस, एस्टिमेट नंबर, सेल्स रिसीट, क्रेडिट नोट, इसको आप अपना नाम देना चाहते हैं, आप इनवाइस को नाम देना चाहते हैं बिल, आप यहाँ पे बिल लिख लें। आप देखें कि आप जैसे ही इस सब चीज़ों को डिस्प्ले में देखें वो आ रहा है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें स्टूडेंट, ये कस्टम फील्ड आ रही हैं 3, एक तो था वो मैं लेके आया हूँ, उसके ऊपर आप नहीं लेके आना चाहते ना लेके आएँ तो देखें ये आपके पास यहाँ पे ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। आप उनका नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ लेके आना चाहते हैं ना लेके आएँ, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे तो सेकंड में जो जो चीज़ आपके सामने है वो बता रहा है कि अकाउंट समरी आप इनवाइस पे लेके आना चाहते हैं कि नहीं लेके आना चाहते, इन कॉलम की विड्थ कितनी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कितनी कम करना चाहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में कह रहे हैं इंक्लूड क्वांटिटी एंड रेट, और उसके बाद क्वांटिटी रेट अलहदा से है, अमाउंट अलहदा से है, एसक्यू यूनिट अलहदा से है। और इसके अलावा और भी ऑप्शन आपके पास देखें यहाँ पे अवेलेबल हैं, शो प्रोग्रेस ऑनलाइन आइटम, शो मार्कअप ऑन बिल लेबल एक्सपेंस, शो बिल लेबल आइटम। ये अगर आप, वैसे ये होता नहीं है, आपको मैं ये एक चीज़ बता दूं कि जो बिल लेबल एक्सपेंस है ना, ये इसका मार्कअप हमें कस्टमर को नहीं दिखाना चाहिए। आप ज़रा रिकॉल करें क्विक बुक डेस्कटॉप को, अभी जब मैं इनवाइस बनाऊंगा तो मैं आपको इनवाइस को ट्रांसलेट कर दूंगा, आपको ये बात पता लग जाएगी। आप इनवाइस में जब जाएंगे तो इनवाइस के ट्रांसलेशन आप लोगों को क्लियर कट पता लग जाएगी। आपको पता है वहाँ पर जब मैंने एक एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड की थी तो मैंने आपको मैसेज दिया था कि क्या ये आप एक्सपेंस कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर को एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं और उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो वहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैंने उसके अंदर ऊपर प्रॉफिट ऐड किया था, लेकिन ये कह रहा है कि आप क्या कस्टमर को दिखाना चाहते हैं, ये वैसे हमें करना नहीं चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम आप बिल के ऊपर लेके आना चाहते हैं, ज़रा एक्टिविटी में जाएँ। जब मैं एम्प्लॉय के घंटे कस्टमर को चार्ज करता था, एक्सपेंसेस कस्टमर को चार्ज करता था, उसकी मैं बात आपको यहाँ पे करता हुआ आ रहा हूँ। आज तो मैं बिल लेबल एक्सपेंस को आपको चार्ज करके यहाँ पे दिखाऊंगा। देखें स्टूडेंट, कोई भी चीज़ क्विक बुक डेस्कटॉप से बाहर नहीं है। अगर आपको क्विक बुक डेस्कटॉप पे अबूर है तो यहाँ देखें, यहाँ पे सिर्फ जस्ट फॉर्मेट चेंज है, लेकिन कंसेप्ट तो बैक एंड के ऊपर हमारे पास वही का वही है जो हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह आप लास्ट में आप इसको एडिट करना चाहते हैं कि आप जी, मैं यहाँ पे देखें आपने लास्ट ऑप्शन को एडिट किया तो उसने आपको बताया कि भाई आप कोई कस्टमर को मैसेज देना चाहते हैं, अपनी पेमेंट डिटेल लिखना चाहते हैं, कोई फुटर नोट लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखें, उसको सेंटर करना चाहते हैं, या किस तरह भी आपके पास, ये देखें ये सब चीज़ें आपके पास कंट्रोल में हैं। और ये आपने कहाँ से देखें जाके देखनी है, यहाँ से आपने इसको अकाउंट सेटिंग में जाके और सेल्स में जब आप जाएंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आ रही होंगी। अब इस सेल्स के में जो चीज़ें आपको मैंने सारी सेटिंग दिखाने के बाद, अब सबसे पहले तो स्टूडेंट मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। पहले तो मैं आपको सारी इन ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करके दिखाता हूँ जो ट्रांजैक्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं आपको सेल्स टैक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल्स टैक्स, कि इसमें सेल्स टैक्स कैसे मैनेज होगा, उसको इनवाइसिस के साथ मैं आपको फिर करके दिखाऊँगा। और एंड द थर्ड वन चीज़ जो हम लोगों ने देखनी है कि अगर कोई एक्सपेंस जो है वो मैंने कस्टमर को चार्ज करना है तो फिर मैं इसको कैसे करके दिखाऊंगा। और फिर हम इसके रिपोर्ट एंड के ऊपर चले जाएंगे और रिपोर्ट एंड के ऊपर जो रिसीवेबल एजिंग की रिपोर्ट है और वो जो सारी रिपोर्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हुए नज़र आएंगे। फिर एक इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट की हम लोगों ने बात करनी है। तो आज ये हमारे पास काफ़ी टेक्निकल यानी कि मैनेजमेंट है जो इस कस्टमर के मॉड्यूल से रिलेट कर रही है। तो लेट्स मूव टूवर्ड कस्टमर। ये देखिए सेल्स में जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ऑल सेल्स और कस्टमर दोनों के आपके पास कॉलम है। लेट्स सपोज मैं कस्टमर के सबसे पहले, आप देखें आप कस्टमर से एवरीथिंग आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैं ये कस्टमर के चला गया, ये देखें मेरे पास कुछ कस्टमर उसे क्या कहते हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एक मुझे दे रहा है कि
ये एक अनबिलेबल एक्टिविटी है, और इसको जब मैं आपको उससे क्या कहते हैं कि लेके जाऊंगा तो मैं आपको ये दिखा भी दूंगा कि ये जो अनबिलेबल एक्टिविटी है इसको आपने कैसे चार्ज करना है, ठीक है, इसको कैसे आप लोगों ने उससे क्या कहते हैं लेके जाना है। लेकिन ये क्योंकि मैंने पहले एक आइटम जो है वो किया हुआ है, उसकी वजह से ये सारे का सारा उससे क्या कहते हैं कि हमारे पास आइटम जो है वो शो हो रहा है। लेकिन मैं अभी आपको इसको बताऊंगा कि मैंने ये किस तरह से इंफॉर्मेशन किया। लेकिन जनरली मेरे पास जितने भी सारे का सारा डेटा है स्टूडेंट, वो सारे का सारा डेटा मेरे पास यहाँ आपके सामने ब्लैंक है। मैं कोई ऐसा कस्टमर आपके सामने ले आता हूँ जो उससे क्या कहते हैं कि जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं परफॉर्म की जा रही होगी, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे कस्टमर उससे क्या कहते हैं कि अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे कस्टमर्स की बात करूँ तो व्यू ऑल मैं सबसे पहले कस्टमर को कर देता हूँ। तो व्यू ऑल कस्टमर को मैंने देखा तो ये सारे के सारे मेरे पास कस्टमर है। यहाँ से जाके आप कस्टमर नया ऐड कर सकते हैं। अगर हम नए कस्टमर को ऐड करने की बात करें तो देखें वही सेम इन्फॉर्मेशन है, वही देखें उसका नेम, कंट्री, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अगर वो किसी का सब कस्टमर है, उसका एड्रेस, नोट्स, टैक्स इन्फॉर्मेशन उसकी, ठीक है, पेमेंट एंड बिलिंग मेथड उसका, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भी यहीं आएगा, लैंग्वेज और अटैचमेंट अगर कोई फ़ाइल है तो आप सेम ऐसे ही कस्टमर जैसे हम क्विक बुक डेस्कटॉप में सेव करते थे वैसे ही होगा। स्टूडेंट, मैंने जिस तरह वेंडर में आप लोगों को ये बात बताई कि अगर आपने किसी कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करनी है तो लेट्स सपोज मैं ये ट्रेड लिंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, तो आप उस ट्रेड लिंक पे क्लिक करेंगे। देखें फ़िलहाल इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसी को हम लेके चलते हैं। और उसके बाद जितने भी आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये देखें ये आपके सामने ट्रांजैक्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसका अगर स्टेटमेंट भी आप यहाँ से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन देखें जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं यहीं से इनको जो है वो प्रोसेस करूँगा। तो सबसे पहले देखिए दो चीज़ें हमारे माइंड में उससे क्या कहते हैं आती हैं। एक तो ये है कि अगर कस्टमर आपको डायरेक्ट पैसे दे रहा हो और चीज़ आप बेच रहे हो फिर तो सेल रसीट्स आप काटते हैं। लेकिन पहले अगर बिल जा रहा हो तो फिर इनवॉइस को हम लोग करते हैं, और फिर अगर पैसे आ रहे हो तो पेमेंट हम लोग रिसीव करते हैं। तो इस चीज़ को तो हम पहले भी उससे क्या कहते हैं डील कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनवॉइस जनरेशन की तरफ जाएंगे। अगर आप इनवॉइस जनरेशन में देखें तो मैं यहाँ पे इनवॉइस जनरेशन के अंदर जा रहा हूँ। देखें ये ट्रेड लिंक की मैं इनवॉइस जनरेट कर रहा हूँ, और इस इनवॉइस के अंदर देखें जो जो ऑप्शन वहाँ पे था वही यहाँ पे मेरे पास है। इसका कोई ट्रैकिंग नंबर है और लोकेशन अगर कोई है तो वो मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखें मैं इसमें जा रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ 6 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक क्वांटिटी ये मैं 500 की, बल्कि इसको मैं ज़्यादा कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसकी रिटर्न भी कर लूँगा। देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ऑलरेडी क्वांटिटी ऑन हैंड 1 है, ठीक है। तो अब आपको उसने मैसेज दे दिया। अब हालांकि मैं ज़्यादा बेचने लगा हूँ लेकिन खैर है क्योंकि मैं तो, लेकिन ऐसा आपको मैसेज तो आ जाएगा, आप उससे ज़्यादा तो नहीं बेच सकेंगे ना डेफिनेटली। और क्विक बुक डेस्कटॉप क्या करता था, क्विक बुक डेस्कटॉप आपको मैसेज देता था कि नेगेटिव इन्वेंट्री है भाईजान, बेचनी नहीं है, ठीक है, नेगेटिव इन्वेंट्री है, बेचनी आपने नहीं है। अब स्टूडेंट ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर आप इसको डिस्काउंट दे रहे होंगे, इस इनवॉइस पे अगर आप उसको डिस्काउंट दे रहे होंगे तो क्विक बुक डेस्कटॉप में डिस्काउंट को ट्रीट करने का आपको पता है और वे था। आप उसी के नीचे डिस्काउंट एक वर्ड लिख के उसको इनवॉइस में से माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिस्काउंट आपके पास यहाँ पे इनवॉइस के ऊपर अवेलेबल है। आप डिस्काउंट की परसेंटेज लिखना चाहते हैं, वैल्यू लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मैं इसको 100 रुपीज़ का इसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा हूँ और उसको शो करना चाहता हूँ। तो देखिए उसका टोटल बिल कितना हो गया 5900। और यहीं पर डिपॉजिट की भी अमाउंट है कि अगर वो इसमें से कुछ मुझे एडवांस टोकन मनी दे के जा रहा है, लेकिन वो मुझे एडवांस अगर टोकन मनी कोई नहीं दे के जा रहा तो मैं इसको जस्ट यहाँ से सेव कर दूंगा। लेकिन अगर वो मुझे एडवांस टोकन मनी दे के जा रहा है तो मैं यहाँ पे एडवांस टोकन मनी की अमाउंट लिखूंगा जो मेरे पास लेट्स सपोज कितनी बनती है, लेट 150 बनती है, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि मुझे 150 रुपया साथ दे गया। तो देखिए स्टूडेंट, क्विक बुक ऑनलाइन में तो वहाँ पे तो ये था ना कि एक ऑप्शन को डील करना है, आपको एक और विंडो में जाना पड़ता था, या वहाँ पे डिस्काउंट को अलहदा से क्रिएट करना पड़ता था। आपको रसीट में भी याद होगा जब आप पैसे लेते थे तो टॉप एक बटन होता था,
ठीक है, जिससे आप डिस्काउंट को जो है वो रिसीव करते थे। लेकिन यहाँ पे तो आप इनवाइस में जाके उसको कह सकते हैं कि जो आपने अभी मैंने आपको इनवाइस दिखाई, आपने उसको दिखा के सब कुछ मुझे फ्रंट पे ही दे दो। अब डिस्काउंट है नहीं है छोड़ देंगे, आपने शिपिंग चार्जेस हैं नहीं है छोड़ देंगे, डिपॉजिट उसने उस टाइम दिया अगर आप उसको लिख लेंगे तो देखें यहाँ पे, या फ्रंट एंड पे उसको कोई मैसेज देना चाहते हैं यहाँ ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप सेव कर सकते हैं। तो देखें मैं अब इसको ये 12 यूनिट्स मैं बेच रहा हूँ, इनवाइस नंबर 1002, और इसको मैं यहाँ पे वो कह रहा है सेफ एंड सेंड, क्योंकि मेल एड्रेस है ना, इस वजह से वो कह रहा है। देखें सेफ एंड शेयर व्हाट्सएप भी है, सेफ एंड शेयर लिंक भी है, लेकिन मैं सेफ एंड क्लोज पे करूँगा, सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेल एड्रेस इसका है तो फिर ये उसको मेल चली जाएगी जो मेल यहाँ पे हमने की हुई है, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। और अब देखें वो कह रहा है क्लास मिस है, लेकिन खैर है क्लास मिस है, क्लास को तो हम ऐड भी कर सकते हैं या नहीं भी। ये देखें ये इनवाइस सेव हो गई। स्टूडेंट मैंने आपको पहले कहा था देखें अब इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे ठीक है ना, इस वजह से वो क्या कर रहा है कि वो इनवाइसेस फौरी तौर पे उसने देखे सेव कर दी। कभी कभी ऐसा होता है वो टाइम लगाता है, तो आपने बार बार सेव पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। वेट, क्विक बुक ऑनलाइन कोई ना कोई जवाब देता है, थोड़ा सा टाइम लगा लेगा लेकिन जवाब देगा। आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट वो कह रहा है टोटल इनवाइस 5900 की थी, लेकिन अभी इसने मुझे 5750। अब इस इनवाइस से अगला इवेंट क्या है, इसके पैसे आने हैं, इसके पैसे आने हैं ना। आप देखें उसने लिखा हुआ है कि इसके पैसे रिसीव करें, आप इसके पैसे रिसीव कर सकते हैं। आप इसका उससे क्या कहते हैं कि देखिए जो अगला इवेंट है, जो इससे अगला इवेंट प्रोसेस होना है, वो आज इस इवेंट को जो आपके सामने यहाँ पे रख देगा आप। लेकिन अब मैं इससे अगला इवेंट क्या प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं बल्कि पैसे नहीं रिसीव कर रहा, लेकिन मैं आपको एक और इवेंट दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और वो इवेंट है क्रेडिट नोट, यानी कि मैं ये मुझे चीज़ें वापस कर रहा है। अब मैं क्रेडिट नोट बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इसी का क्रेडिट नोट बना रहा हूँ। और यहाँ देखें ये मुझे इसी डेट को वो जो आइटम था, ये शुरू में मैंने आइटम सेव किया हुआ है, एक आइटम मुझे ये वापस कर रहा है 500 का, ठीक है। ये मुझे आइटम वापस कर रहा है, और मैं अब इसको देखे सेफ एंड सेंड नहीं कर रहा बल्कि सेफ एंड क्लोज कर रहा हूँ। वो कह रहा है क्लास फील्ड के अलावा, देखें बिल्कुल आसान यहाँ पे स्टूडेंट बात है, बिल्कुल आसान। अब देखें वो कह रहा है कि क्रेडिट नोट 1003 इसका हमारे पास सेव हो गया। और अब ज़रा देखें ये क्लोज, ये भी क्लोज। अब अगर आप देखें तो इसने मुझे कितने पैसे देने हैं, 5250। ज़रा देखें उसमें मुझे कितना पैसे देने हैं, 5250। अच्छा एक ये चेक करें इसका स्टेटस क्या आ रहा है, पार्शियल। इसका मतलब है कि इसने कुछ पैसे दिए हुए हैं और अभी इसने कुछ पैसे मुझे देने हैं। अब मैं पेमेंट रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब पेमेंट रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से देखें रिसीव पेमेंट करूँगा। ये देखें ट्रेड लिंक के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं यहाँ पेमेंट रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, जिस बैंक में मैंने डिपॉजिट करना है उसके पैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ये कैश आ रहा है, और मैं यहाँ पे ज़रा देखें अब अमाउंट लिखने जा रहा हूँ, यहाँ अमाउंट लिखने जा रहा हूँ। ज़रा वो फोकस कीजिएगा कि ये मुझे 1000 रुपीज़ जो है वो दे रहा है, ठीक है, 1000। अब मैं इसको यहाँ से सेफ एंड क्लोज कर दूंगा, सेफ एंड क्लोज हो गया। अब ये मुझे 1000 रुपीज़ उसने दे दिए। अब देखें बैलेंस कितना रह गया, 4250। देखें इसके ट्रीटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट अब मैसेज ये है, दो काम हो सकते हैं, दो काम ये हो सकते हैं। अगर ये कहे कि मैंने अब आपको मज़ीद 1000 रुपया नहीं देना इसमें से, यार मैं आपको अब आप इसको 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, या वो ये कहे कि भाई आपने मैंने ये 1000 रुपया आपको कंफर्म नहीं देना, जो बैड डेट हो जाएगा। दो चीज़ें हो सकती हैं, या ये कस्टमर की अमाउंट बैड डेट हो सकती है, या ये कस्टमर की अमाउंट जो है वो मेरे पास क्या हो सकती है, ये डिस्काउंट में जा सकती है। तो फिर भी स्टूडेंट देखें मैं रिसीव पेमेंट में जाऊँगा, जैसे सेम हम क्विक बुक डेस्कटॉप में जाते थे, सेम हम ऐसी पेमेंट रिसीव करने में जाते थे। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इसको मैं 1000 रुपीज़ जो है, अब मैं क्या दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपीज़ यहाँ पे ज़रा देखें। मैं यहाँ पे जब डिपॉजिट के अकाउंट में जाऊँगा तो मैं यहाँ पे जब अकाउंट की सिलेक्शन, ज़रा इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना, देखें यहाँ पे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट का भी अकाउंट जो है वो मेरे पास आ रहा है। तो मैं आप देखें जब इसको डिस्काउंट इस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट के फैक्टर को डिस्कस करने के लिए जाऊँगा, तो मैं इसको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट
फैक्टर से जो है वो एडजस्ट करूँगा, ज़रा उस पॉइंट के ऊपर फोकस करें। पहले मैं यहाँ पे अकाउंट जो है वो ले आऊँ, फिर मैं इसके ऊपर जो है वो डायरेक्शन देता हूँ। जी स्टूडेंट, तो जब आप यहाँ पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, यहाँ पे आप 1000 रुपीज़ जो है वो पेमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये पेमेंट अब आप डिस्काउंट में चार्ज कर दें या बैड डेट में चार्ज कर दें। एक तो ये है कि आप यहाँ से उस अकाउंट की सिलेक्शन कर लें, लेकिन यहाँ से अकाउंट की सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको एक जनरल यानी कि आप यहाँ पे एक अपना मर्ज़ी से एक अकाउंट बना लें जिसको आप नाम दे दें, ठीक है, कि जैसे आप अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट में बेशक इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आप अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट की आपको एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी पड़ती है ईयर एंड में, लेकिन ये एक थॉरोली फेज़ होता है। तो इसको आसान करने के लिए इसका दूसरा हमारे पास मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे जाएं प्रोडक्ट एंड सर्विस में। अब ज़रा सब ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस में जाएं, यहाँ पे जाके हम न्यू इसको करें और न्यू में हम लोग इसको एक आइटम सेव कर दें, नॉन इन्वेंट्री। यहाँ पे ज़रा देखें, इसको मैं आसानी के लिए यहाँ पे नेम मैं इसको क्या लिख दूँगा, बैड डेट या डिस्काउंट, ठीक है, आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, बैड डेट। देखें मैंने यहाँ पे इसको बैड डेट लिख दिया। बैड डेट के बाद इसकी कोई मैंने कैटेगरी चूज़ करनी है, वो कैटेगरी चूज़ कर दी, ठीक है। जैसे मैंने इसकी कोई यानी जर्नल कैटेगरी मैंने यहाँ पे चूज़ कर दी, क्योंकि ये जर्नल कैटेगरी के अंदर जो है वो हमारे पास बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने जर्नल कैटेगरी यहाँ पे यूज़ कर दी कि ये जर्नल कैटेगरी है। जी स्टूडेंट तो देखें यहाँ मैंने कैटेगरी चूज़ करूँगा। जब मैं कैटेगरी चूज़ कर लूँगा तो अब ज़रा देखिएगा, देखें ये एक आसान हल है, सबसे आसान हल है बैड डेट चार्ज करने का। तो देखिए मैं इसको लिखूंगा, आई सेल दिस प्रोडक्ट सर्विस टू कस्टमर, यानी कि मैं ये चीज़ कस्टमर को चार्ज करता हूँ। लेकिन यहाँ मैं इनकम के अकाउंट को नहीं लिखूंगा। यहाँ जब मैं आऊँगा तो देखें मेरे पास यहाँ पे सारे अकाउंट्स हैं, तो मैं ये बैड डेट के अकाउंट को चार्ज कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे बैड डेट का अकाउंट नहीं मिल रहा, तो मैं ऐड न्यू करूँगा अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा। अकाउंट टाइप सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा अपने पास एक्सपेंसेस की। तो ये देखें एक्सपेंसेस की मैं अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये बैड डेट का अकाउंट आ गया। ये बैड डेट का अकाउंट उसने खुद ही मुझे सिलेक्शन दे दी। जनरली यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्विक बुक ऑनलाइन में थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट जो है वो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये अकाउंट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। बैड डेट डिस्क्रिप्शन भी मैंने वो लिख दिया है। तो बैड डेट चार्ज मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तो बैड डेट चार्ज, ठीक है। ये आप यहाँ पे देखें ये सेव हो गया। अब हुआ क्या, अब जब मैं इस चीज़ को प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहा हूँ तो ज़रा देखें जी, मैं ये कस्टमर पे गया और कस्टमर के बाद मैं दोबारा ट्रेड लिंक पे गया। जब ट्रेड लिंक के ऊपर गया तो ज़रा यहाँ पे चेक करें कि मैं जब ट्रेड लिंक के ऊपर गया तो ट्रेड लिंक के ऊपर या न्यू ट्रांजैक्शन में मैं जाके क्रेडिट नोट क्रिएट करूँगा। या क्रेडिट नोट पे जब मैं आया तो स्टूडेंट देखें क्रेडिट नोट का आपको बात पता है कि ये अमाउंट को सारी की सारी क्या कर देता है, उसके लेजर से माइनस कर देता है। तो लेट्स सी यहाँ ज़रा देखें, यहाँ मैंने डेट सेलेक्ट की। उसके बाद यहाँ जब मैं आया तो अब मैं जब यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस में बैड डेट लिखूंगा तो देखें वो बैड डेट आ रहा है। अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बैड डेट ऑलरेडी एक्सपेंसेस को चार्ज हो जाएगा। अब वो मुझे कह रहा था कि मैं 1000 रुपीज़ आपके बैड डेट करूँगा, तो यहाँ मैंने 1000 लिखा और इसको मैंने सेफ एंड क्लोज़ किया। तो अब ज़रा देखें कि इसके लेजर में मेरे पास क्या अमाउंट अवेलेबल रह जाएगी। ये देखें 3250। अगर मैं इसकी अब स्टेटमेंट यहाँ से ड्राइव कर लूँ, अगर मैं यहाँ इसकी स्टेटमेंट ड्राइव कर लूँ और अगर मैं देखूँ कि इसकी जो स्टेटमेंट है वो मेरे पास क्या मैसेज दे रही है, तो यहाँ ज़रा देखें। एक तो ये ना कि उसका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे देखें मेरे पास आ रही है कि 3250 से मेरे पास स्टेटमेंट आ रही है। और यहाँ पे देखें बैलेंस फॉरवर्ड, मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। ये अप्लाई किया और दोनों डेट्स के दरमियान, और ये मेरे पास जो है वो अवेलेबल है कि ये इसकी जो ट्रांजैक्शन है, अगर मैं इसको सेंड करूं, बल्कि मैं अगर इसके आपके लेजर में आपको लेके जाऊं तो लेजर में इसकी सारी डिटेल ओवरऑल जो कस्टमर की है ये यहाँ पे मेरे सामने प्रिंट होके आ जाएगी। क्योंकि स्टेटमेंट का भी मैंने फॉर्मेट को यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया, तो मैं भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ड्राइव करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो मेरे पास आ रही हैं। ओवरऑल ट्रांजैक्शन लिस्ट है जो मेरे पास यहाँ पे शो होती हुई नज़र आ रही है। तो आप उसको प्रिंट करके देखें, यहाँ आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट वाइज है क्योंकि एक ही डेट है, इस वजह से यहाँ पे ये मेरे पास चल रही है। और यहाँ पे आप उसको मेल भी कर सकते हैं, ठीक है।
आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी आप उसको मेल कर सकते हैं, तो उसको ये सारी एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे शो होंगे। जब उसको क्रेडिट नोट जाएगा तो इस दफ़ा उसको क्रेडिट नोट पे बैड डेट मिला हुआ आएगा। ऐसे ही आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। एक तो वो डिस्काउंट था ना जो मैं फ्रंट पे इनवाइस पे दे रहा था, एक वो डिस्काउंट है जो मैं फ्रंट पे इनवाइस पे नहीं दे रहा, बल्कि जब मैं उसको बाद में ऑफर कर रहा हूँ उसके लिए भी आप नॉन इन्वेंट्री आइटम पे जाएंगे और जाके डिस्काउंट लिखेंगे, उसकी क्लास जर्नल सेलेक्ट करेंगे और नीचे इनकम के अकाउंट की जगह आप डिस्काउंट का अकाउंट सेलेक्ट कर देंगे, तो आप उसके लेजर को इजीली क्या कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे। आप उसके लेजर को जो है वो इजीली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे कि उसको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो नज़र आए। अगर मैं अब आपको बैड डेट का लेजर दिखा दूँ तो आपको देखिए चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाके जब आप सर्च करें यहाँ पे बैड डेट का लेजर, तो बैड डेट के लेजर में 1000 जो रुपीज़ है वो चार्ज हो चुका होगा। अगर मैं इसकी रिपोर्ट यहाँ पे रन कर लूँ तो देखें यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो चार्ज क्या है हो चुके होंगे, ठीक है। सॉरी, मैंने बैड डेट अकेला मैंने जो रिपोर्ट बनाई थी दैट इज़ बैड डेट चार्ज। देखिए मेरा अकाउंट डिफरेंट था, मैंने बैड डेट चार्ज के नाम से बनाया था। मुझे बैड डेट, देखें ये आ गया बैड डेट चार्ज, ये है मेरे पास बैड डेट चार्ज जिसको मैंने बनाया था बैड डेट चार्ज के। ये देखें 1000 रुपीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी आ रहा है कि किस कस्टमर को दिया है, ट्रेड लिंक को। तो नीड नहीं है, रिपोर्टिंग आपकी बिल्कुल उसी तरह, लेकिन ये सबसे आसान काम है। लेकिन अगर आप कई वीडियोस चेक करें या क्विक बुक पे जाएं तो कई लोग आपको ये भी बता रहे होंगे कि जी आप यहाँ से जाके, हमने कई दफ़ा देखा कि लोग यहाँ से जाके भी जो है वो बैड डेट चार्ज कर रहे होते हैं। जो मैंने आपको वे बताया वो एक लेंथी वे है, उसमें आप चार्ज करेंगे, फिर आपको ईयर एंड के ऊपर अलाउंसेस में चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको ईयर एंड के ऊपर फिर एक एंट्री प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसको याद रखना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। यानी कि यहाँ से आप सेल्स पेमेंट में जाएंगे, जब आप पेमेंट में जाएंगे तो फिर आप यहाँ से जब आप पेमेंट में जाएंगे, सॉरी मैं यहाँ पे पेमेंट के मॉड्यूल में ये पेमेंट में आप जाएंगे तो जब आप उसके यहाँ पे बैड डेट यहाँ पे लिखेंगे कि ये अमाउंट इसकी इतनी बैड डेट हो रही है, तो यहाँ से जब आप अलाउंसेस का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईयर एंड के अंदर दोबारा इस अलाउंसेस को जो है वो रिवर्स करना होता है। लेकिन दैट इज़ बेसिकली अ क्वाइट टफ जॉब के फिर, क्योंकि वो एक्सपेंस में नहीं चार्ज हो रहा होता तो वो याद रखना पड़ता है। जो लोग अकाउंटिंग के फेज से गुजरे होंगे उनको याद होगा कि हम एक अलाउंसेस फॉर बैड डेट, अलाउंसेस फॉर डिस्काउंट का अकाउंट यूज़ करते थे, वो बेसिकली इन्हीं पर्पस के लिए होता था। लेकिन वो ईयर एंड के ऊपर हमारे लिए एक बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। वो हमें याद रखना पड़ता है कि ये काम हमने किए हैं। तो इस वजह से एक शॉर्ट सा सोल्यूशन है कि नॉन इन्वेंट्री में जाए, नीचे अकाउंट सेलेक्ट करें, ऑलरेडी एक्सपेंस चार्ज करें, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये फौरी तौर पे पता लग जाएगा कि मेरा एक्सपेंस चार्ज हो रहा है। डैशबोर्ड में भी देखें ये एक्सपेंसेस जो है वो बैड डेट के अंदर देखें 1000 रुपीज़ जाके यहाँ पे चार्ज हो चुके होंगे, तो हमारे लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा। ये देखें 3250 स्टिल मेरे पास ओपन इनवाइस पड़ी है, यानी जिसके अगेंस्ट मेरे पास पैसे आने हैं। तो इस बात को देखें, आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि आप उसको आसान हल की तरफ जाएं, ठीक है। आप उस कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना जाएं कि अलाउंसेस को चार्ज करें और उसके बाद जाके एक एंट्री जो है वो रिवर्स आप कर रहे होंगे। अब देखें स्टूडेंट, अगर मैं इन ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करूं तो मैंने रिसीव पेमेंट की बात कर ली, क्रेडिट नोट की बात कर ली, सेल्स रिसीट की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स रिसीट क्या है, यानी कि सेल्स रिसीट अगर एक कस्टमर डायरेक्ट आपको क्या दे रहा हो, पैसे दे रहा हो। अगर एक कस्टमर डायरेक्ट मुझे पैसे दे रहा है, लेट्स सपोज ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक हम शुएब में ये ट्रांजेक्शन एंटर कर लेते हैं, तो देखें यहाँ डायरेक्ट ही अकाउंट आ रहा है, डायरेक्ट ही अकाउंट आ रहा है कि आपने ये पैसे किस अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि जी मैं एमसीबी अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं पैसे, ठीक है। एमसीबी का मेरा बैलेंस वैसे भी नेगेटिव चल रहा है क्योंकि मैंने वो ट्रांजैक्शन, मैं ये आइटम बेच देता हूँ और ये आइटम जो है देखें वो ऑलरेडी कह रहा है कि यार ये तो -10 चल रहे हैं, तो आप इसको कैसे बेच सकते हैं। लेकिन खैर ये मैं 17 आइटम जो है वो मैं यहाँ बेच देता हूँ 5000 रुपीज़ के, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 85,000। कोई डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको सेफ एंड सेंड की बजाय या मैंने क्या कर दिया, सेफ एंड क्लोज। वो कह रहा है क्लास असाइन नहीं की, खैर है क्लास असाइन के बगैर ही हम जा रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है वो अमाउंट आ गई। देखें तो अब मेरे पास
प्रॉफिट एंड लॉस में नेट इनकम भी मेरे पास बढ़ गई क्योंकि एक्सपेंसेस मेरे पास कम हो गए। तो ये देखें साथ ग्राफ भी मेरा सेल्स का देखें इस दिन बिल्कुल एकदम 90,000 पे चला गया। तो मेरी जो भी डिसीजन मेकिंग की डैशबोर्ड पे रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी अपडेट हो गई फौरी तौर पे। मेरा MCB के अकाउंट का बैलेंस भी जो है वो 34,550 पे चला गया। अब मैं अगर इसी अगली ट्रांजेक्शन की बात करूँ रिफ़ंड रिसीट, तो मैं आप पैसे वापस देना चाह रहा हूँ। उसने इसी में से मेरे से 1,000 रुपीज़ वापस मांगे हैं। तो मैंने शेब पे यहाँ पे देखा, शेब ने मेरे से 1,000 रुपीज़ वापस मांगे हैं। वो इस वजह से वापस मांगे हैं क्योंकि एक आइटम जो है उसने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न। डेफिनेटली तभी वापस किए होंगे ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो एक आइटम उसने मुझे क्या कर दिया, रिटर्न, या मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया होगा, फिर यहाँ डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो एक आइटम मैंने जब रिटर्न किया, यहाँ पे मैंने 1,000 रुपीज़ उसने मुझे रिटर्न किया, तो अब मैं ये पैसे देने के लिए जा रहा हूँ। तो 1,000 रुपीज़ मैं इसको वापस करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से रिफ़ंड अकाउंट चूज़ करूँगा। तो MCB का मैंने अकाउंट चूज़ किया, वो मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि इसका बैलेंस 34,550 चल रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं 1,000 रुपीज़ जो है वो रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेफ एंड क्लोज़ की तरफ जो है वो मैसेज दे दिया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये इसको रिफ़ंड जो है वो इशू हो गया। तो अब मेरा ज़रा बैलेंस भी देखें, ये देखें 33,550 के ऊपर ये बैलेंस जो है वो मेरा इस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अब मैं रिपोर्ट एंड पे जाऊं और अपनी रिसीवेबल की रिपोर्ट देखूं, और एक तो ये है ना कि यहाँ पे देखें ये अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग समरी मैंने फेवरेट रिपोर्ट में शुरू में लिखी हुई है। और यहाँ पे देखें एक मैंने सिर्फ ट्रेड लिंक से ही पैसे लेने हैं 3250, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ कि ये 3250 किस कैटेगरी में है। देखें ये वो शो कर रहा है कि ये इनवाइस थी। अगर इसे आपने जितने भी पैसे लेने होंगे तो वैसे वो ये कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी। आप इसको सेंड कर सकते हैं ट्रेड लिंक को अलहदा से कि भाई ये आपकी एजिंग कंप्लीट है, और इसको मेल भी कर सकते हैं उसको कि ये इनवाइस थी, इतने की थी, इसके अगेंस्ट आपने इतने पैसे जो है वो देने हैं। और स्टेटमेंट फॉर्म में भी आप इसको लेके जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। अब देखें एक तो बात ये याद रखें कि हर किसी चीज़ का यहाँ पे कस्टमाइज़ अवेलेबल है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं कि कम से कम कितनी देर हो गई है उसने पैसे नहीं दिए हुए, या आप यहाँ पे भी डेट सिलेक्शन कर सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो मुझे ये बात बताई जाए। तो इस वजह से इस पॉइंट पे फोकस करें कि आपके पास ना नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। आप उसमें सर्चिंग अपनी जो है वो आसान कर सकते हैं, जो फ्रंट एंड के ऊपर ही हैं, आपको कहीं सर्च नहीं करने, या फ्रंट एंड के ऊपर ही वो फ़िल्टर जो है अवेलेबल है। अब अगर आप दोबारा से रिफ़ंड रिसीट की बजाय आप डिलेड क्रेडिट में जाएं, डिलेड क्रेडिट किस चीज़ का मैसेज देता है? स्टूडेंट होता ये है कि आपने अब ज़रा ये बात ध्यान सुनिएगा, आपने सामान बेच दिया है, सामान आपने दे दिया है, ठीक है, और आपने उसको बिलिंग बाद में करनी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये आइटम है, ये मैं बेच चुका हूँ, लेकिन इसकी मैंने बिलिंग अभी करनी है बाद में। कस्टमर कह रहा है कि मुझे बिल बाद में। ऐसा होता है कि कस्टमर कभी कभी कहता है कि ये बिल मुझे जो है वो आप बाद में दें। लेट्स सपोज मैं सिग्मा में इसको टारगेट करता हूँ ताकि हमें समझ भी आए, और मैंने यहाँ पे क्लास अब सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये क्लास सेल ऑफ प्रोडक्ट की है, कि ये एक आइटम है 5,000 रुपये का। देखें अब इसके अंदर आप डिफरेंट सारे आइटम सेव कर सकते हैं कि ये आइटम है, और उसकी डेट भी अलहदा कर सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, डेट आगे पीछे कर सकते हैं। और क्योंकि आपने बिलिंग तो बाद में करनी, ये कौन सा उसको बिल जा रहा है, ये तो ये है डिलेड क्रेडिट डेट के ऊपर ये मुझसे बात कर रहा है कि ये डिले क्रेडिट डेट है। यानी कि आपने यहाँ पे सारे बना लिए कि यार ये मैं डिफरेंट जगह पे आपको सामान देता रहा हूँ, आप इसको डिफरेंट अपडेट करते रहे, अभी आपने बिलिंग नहीं की, अब आप इसकी बिलिंग करने के लिए जाएंगे। लेट्स सपोज आपने एक यहाँ पे मैं इसकी डेट चेंज कर लेता हूँ, एक प्रीवियस डे की कर लेता हूँ 5, एक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 6, और अब मैं यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस इनवाइस भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 5 और 6, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7,000, इसको मैं अपडेट करता रहा था। अब इसको भी मैं सेल ऑफ प्रोडक्ट को लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेफ एंड क्लोज। तो 12,000 रुपये का मैंने डिलेड क्रेडिट बना दिया। अब इसका कहीं इम्पैक्ट नहीं जाना, लेकिन अगर मैं सेल्स में गया और कस्टमर में गया, और कस्टमर में जाके मैंने ये सिग्मा में बनाया था, तो सिग्मा में मैं गया और सिग्मा को जाके मैंने टारगेट किया, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ शो हो रही है। ये ज़रा देखें, यहाँ पे ये मुझे वो शो कर रहा है कि इसकी इनवाइस अभी आपने बनानी है 12,000 रुपये के आइटम की।
आपने इसको सामान दिया हुआ है, लेकिन आपने इसकी इनवाइस बनानी है 12,000 रुपये आइटम की, या आपकी लाइबिलिटी है, उसने आपको ऑर्डर दिया हुआ था, आपने सामान बनाना था, कुछ भी हो सकता है। आप इस डिले क्रेडिट को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उसने आपको ऑर्डर दिया हुआ था, आपने इस 12,000 रुपये के ऑर्डर को आप इनवाइस में कन्वर्ट करना है। वो ऑर्डर 2 डेट का था, 5 का 6 का, आपने एक जगह पे सेव कर लिया। देखें यहाँ पे डेट है। अब आप इसकी इनवाइस प्रिपेयर करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और इनवाइस में आपने इसको सेट किया -1 इसका सेट किया कि बस अब मैं आइटम दे रहा हूँ। आपने इसको आइटम को 11 सेट किया, ये 12,000 प्लस में कन्वर्ट हो गया। और इसको जस्ट अगर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेट्स सपोज 2% डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर साथ ये आपको 1000 रुपीज़ डिपॉजिट भी करा रहा है। आपने यहाँ डिपॉजिट लिखा और यहाँ आपने सेफ एंड क्लोज की तरफ जो है वो मैसेज दे दिया, ठीक है। तो ये सेफ एंड क्लोज की तरफ जो है वो मेरे पास मैसेज चला गया और ये इसकी इनवाइस जो है वो प्रिपेयर होगी और इसका स्टेटस ऑटोमेटिकली क्लोज में चला गया कि अब ये क्लोज हो चुका है। आप इसकी इनवाइस जो है वो क्या कर चुके हैं, प्रिपेयर कर चुके हैं। यानी कि डिले क्रेडिट हमारे लिए सेल ऑर्डर का काम भी कर रहा है। जिस तरह मैं सेल ऑर्डर बनाता था ना और उसको फिर सेल इनवाइस में कन्वर्ट करता था, यहाँ पे ये मेरे लिए ये काम भी कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है। अब इस डिले क्रेडिट को एक और पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर ने आपको ये कह दिया, अब ज़रा गौर से बात सुना, इधर एकदम मैंने तो इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया है, ये भी जारी सी बात है, हो सकता है, लेकिन एक ज़रा फोकस करेंगे। एक कस्टमर है जिसको मैंने सामान बेचा हुआ है, लेट्स सपोज ये ट्रेड लिंक है, ठीक है, इसको मैंने सामान बेचा हुआ है और इसने मुझे ये कहा कि मैं कुछ ही अरसे में आपको ये सामान रिटर्न कर दूंगा भाई, क्योंकि आपने उसने कहा कि मैं इस सामान से मुतमईन नहीं हूँ, ये मैं कुछ ही अरसे में आपको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, आप डिले क्रेडिट को इस पर्पस के लिए भी, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, इस पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपने उसके साथ कमिटमेंट्स की हैं कि ठीक है आपको मैं ये बेनिफिट दूंगा, यानी कि वो चीज़ें जो उसके लेजर से माइनस हो सकती हैं ना, वो डिले क्रेडिट के लिए यूज़ करें। जैसे आप उसको कहते हैं ठीक है यार, मैं आपको 10-15 दिन के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो आपने पहले से ही उसको डिले क्रेडिट में रख लिया। लेट्स सपोज आपने उसको ये कह दिया, मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें आप बता रहा हूँ। लेट्स सपोज आपने उसको ये कह दिया कि भाई ये तुम मुझे इस दिन तक ये सामान वापस कर सकते हो, आपने पहले से उसको कमिटमेंट कर ली। अब इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट उसके लेजर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने तो इस वजह से देखें ये क्या कर रहा है, डिले क्रेडिट। एक जगह तो मैंने देखें इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया ना, वो तो प्लस में चला गया, वो मैंने खुद किया ताकि मैं आपको बताऊं कि आप इसको इनवाइस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिले चार्ज आ रहा है, उसको भी आप इनवाइस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप लेजर से डिडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक आइटम है, या मैंने एक आइटम लिखा और इस आइटम को जो है वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया कि ये ट्रेड लिंक जो है ये मुझे, ये मेरी इसके साथ कमिटमेंट है कि मैं ये चीज़ें मुझे क्या करेगा, वापस करेगा। मेरी इसके साथ ये कमिटमेंट है कि ये चीज़ें मुझे क्या करेगा, वापस करेगा, ठीक है। तो अब इस ये जब मुझे वापस करेगा तो इसके लेजर से ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, तो मैंने उसके से की हुई बात को पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। सेल ऑर्डर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। देखिए मैंने आपको ये बात की कि ये डिफरेंट, देखें इसके ऑप्शन है। अभी डिले चार्ज भी सेल ऑर्डर के लिए हो सकता है। ये इनवाइस की बिलिंग बढ़ा देता है, इसमें आपको नेगेटिव से प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप देखें कि आप इसको इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि आपकी उससे बात हुई, उसने आपको ये कहा, यहाँ पे मैं ये देखें ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, शुएब के अकाउंट को। आपकी उससे बात हुई, आपने उसको ये कहा कि यार मैं तुम्हें, अगर तुम मुझे 10 दिन तक ये काम कर दोगे ना तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूँगा। अभी आपने दिया नहीं है, मैं उसको 10 दिन तक क्या दे दूँगा, डिस्काउंट दे दूँगा। अभी आपने डिस्काउंट दिया नहीं है, तो आपने नॉन इन्वेंट्री पार्ट पे गए। अब यहाँ पे देखें मैं डिस्काउंट को क्रिएट कर रहा हूँ सबसे पहले, जिस तरह मैंने बैड डेट को क्रिएट किया था, क्योंकि मेरे पास डिस्काउंट की टर्म उस तरह से नहीं चली। कैटेगरी मैंने क्या सिलेक्ट कर ली, जर्नल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और यहाँ अकाउंट कौन सा सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया डिस्काउंट का। तो ये देखें डिस्काउंट गिवन का अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं सेफ एंड क्लोज कर दिया।
अब देखें यहाँ पे मैं गया और ये देखें डिस्काउंट को मैंने सेलेक्ट किया। मेरी इससे बात हुई है कि मैं इसको 500 रुपीज़ का जो है वो डिस्काउंट दूंगा आने वाले दिनों में, और मैंने इसको सेफ हैंड क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब बात ये है स्टूडेंट कि ये वर्डिंग क्या है, डिले क्रेडिट। अब ये ऑटोमेटिकली जैसे ही देखें, अब ये देखें मैं इसके ऊपर गया, मैं इसके जो मैंने क्रिएट किया था शुएब के ऊपर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम किसके ऊपर क्रिएट किया है। मैंने लास्ट ये क्रेडिट इनवाइस शुएब के ऊपर क्रिएट की है, ठीक है, 6/6/2020 को 500 रुपीज़ की, 6/6/2020 को ये मेरे पास आ रही है इनवाइस। देखिए इसके साथ नेगेटिव का निशान आ रहा है और ओपन का वर्ड लिखा हुआ है। तो अब मेरी ये बात इसके साथ डन हो गई। अब ये टाइम आ गया, इसने मेरी वो कमिटमेंट पूरी कर दी, तो मुझे इसको 500 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। अब मैं इसको 500 रुपये का जब डिस्काउंट देने के लिए जा रहा हूँ, तो ये देखें मैंने इसको ऐड ऑल किया कि ये मैं डिस्काउंट वाकई देने के लिए जा रहा हूँ। वो सारी कमिटमेंट्स जो है वो इसके ऐड हो गई, लेकिन मुझे सिर्फ डिस्काउंट की करनी थी, मैंने ऐड ऑल कर दिया, यस। तो मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा, इसको भी माइनस कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 500 को लिखूंगा, सिर्फ इसी कमिटमेंट को लिखूंगा कि इसकी सिर्फ यही कमिटमेंट मेरे पास पूरी हुई है, और मैं सेफ एंड क्लोज कर दूंगा। तो इसके लेजर से 500 रुपीज़ ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। यानी कि वो बात जो आप कस्टमर से करते हैं और आपने अभी तक उसको पूरी करने में टाइम होता है, उसने सामान वापस करना हो, डिस्काउंट की बात हो, लेकिन याद रखें वो सारी बातें उसके लेजर से कम होनी हो, तो आप तब भी डिले क्रेडिट को यूज कर सकते हैं। और डिले चार्ज को आप क्यों यूज कर सकते हैं? डिले चार्ज से आपने कस्टमर के, देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, लेकिन इसका फिनोमेना क्या है, आप जरा बात को समझें। ये वो है कि जो कस्टमर के आपके साथ कमिटमेंट हो गई, लेकिन इसको टाइम है जिससे आपने कस्टमर की अमाउंट को बढ़ाना है। अब देखें स्टूडेंट ये किस पर्पस के लिए यूज होगा। स्टूडेंट आप जरा देखें, आपने कस्टमर के साथ कमिटमेंट की, जरा देखें डिले चार्ज किस पर्पस के लिए यूज होता है। आपने कस्टमर के साथ कमिटमेंट की कि तुमने मुझे 30 दिन के अंदर पैसे देने हैं, लेकिन अगर तुम मुझे 30 दिन के अंदर पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। आपने ये बात पहले से कर ली। आपने अब यहां पे डेट सेलेक्ट की कि 30 दिन के बाद, जब 30 दिन पूरे होंगे, 30 दिन के बाद ये जो ट्रेड लिंक है, मेरी इससे बात डन हुई है कि अगर ये मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। लेकिन अब इंटरेस्ट का मुझे एलिमेंट उसी तरह ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह मुझे नॉन इन्वेंट्री आइटम में जाके, ज़रा यहाँ फोकस करें, नॉन इन्वेंट्री आइटम में जाके यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा फाइनेंस चार्ज। यहाँ लिखूँगा फाइनेंस चार्ज को लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा जर्नल की। उसके बाद अकाउंट में क्या लिखूंगा, अकाउंट में लिखूंगा फाइनेंस चार्ज, जो मेरा इनकम का अकाउंट होगा। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं कि यहाँ फाइनेंस चार्ज मेरे पास, यस, ये इंटरेस्ट इनकम देखे मेरे पास चल रहा है अकाउंट। ये मैंने अदर इनकम लिखा, इसको मैंने सेफ एंड सेलेक्ट किया। अब मैंने ये फाइनेंस चार्ज, मेरी इसके साथ कमिटमेंट है कि ये अगर मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं ये 700 रुपया इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम चार्ज कर दूंगा। क्विक बुक डेस्कटॉप ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करता था। देखें ऊपर देखें, नॉन पोस्टिंग चार्ज का भी यहाँ पे मेरे पास जो है वो नाम आ रहा है। तो मैंने यहाँ सेफ एंड न्यू कर दिया। अब क्या हुआ कि अब मैं जब 30 दिन पूरे हुए, उसने मुझे पैसे नहीं दिए और मुझे बात याद आई, तो मैं ट्रेड लिंक के में गया। ज़रा चेक करें ट्रेड लिंक के अंदर, अभी हम जाते हैं। ट्रेड लिंक की मैंने सारी हिस्ट्री देखी। जब मैंने ट्रेड लिंक की हिस्ट्री देखी, जब मैंने ट्रेड लिंक की, मेल के ऊपर क्लिक हो गया, जब मैंने ट्रेड लिंक की हिस्ट्री देखी तो ट्रेड लिंक, ये ट्रेड विजन आ गया, ट्रेड लिंक पे जाना है मैंने। ट्रेड लिंक की मैंने हिस्ट्री देखी तो मुझे ये पता लगा कि यार ये देखो, ये एक इनवाइस इसके पास पड़ी है, ये ओपन है अभी तक। तो ये क्या है, ये चार्ज मैंने करनी है इसको, और इसने तो मुझे पैसे भी नहीं दिए यार, ये तो अभी तक मुझे अमाउंट ही नहीं दे रहा। तो अगर ये मुझे अमाउंट नहीं दे रहा तो मैंने देखा कि ये अब इसको चार्ज होनी चाहिए, तो ये ओपन हुई। मैंने इसको जस्ट यहाँ पे चार्ज किया और यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, सेफ एंड क्लोज। जस्ट ये ऑटोमेटिकली अब उसको चार्ज होगी। वो बात जरा देखें, वहाँ फाइनेंस चार्ज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता था, जैसे दिन पूरे होते थे ना कैलकुलेट। यहाँ क्या है कि आपने जैसे ही कस्टमर के साथ कमिटमेंट हो रही है, आप वो बातें लिख लें। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट, डिले क्रेडिट यानी जो आपने उसके बिल से कम करना है,
डिले चार्ज जो आपने उससे बिल को बढ़ाना है। तो आप खुद देखिए प्रैक्टिकली ये बात बैठ के सोचेंगे कि कौन सी अमाउंट है जिसको मैंने बढ़ाना है और कौन सी अमाउंट है जिसको मैंने कम करना है। आप हर चीज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको सबसे शॉर्ट वे सिखाया कि आप उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप उसको मैनेज ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट कि आप जाएं और जाके बैक एंड के ऊपर उसको नॉन इन्वेंट्री आइटम में हर चीज़ को सेव करें और आपके लेजर भी वहाँ पे ट्रैक हो सकेंगे, क्योंकि आपकी एंट्री तो हो गई। अगर आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाएं और अब मैं अगर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का लेजर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने पहले से बैड लिखा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ इंटरेस्ट इनकम का लेजर आपको दिखाना चाहूँ तो इंटरेस्ट इनकम इसकी रिपोर्ट को मैं ज़रा रन करूं तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो मेरे पास 700 रुपीज़ से देखें ये चार्ज हुई है। ये मेरे सारी 700 रुपीज़ से ये मेरे पास चार्ज हुई है। देखें ये 700 रुपीज़ से मेरे पास जो है ये इंटरेस्ट इनकम आ रही है और मुझे पता लग रहा है किस कस्टमर पे चार्ज हुई है, किस इनवाइस के अगेंस्ट हुई है। मैं उस इनवाइस को ओपन भी कर सकता हूँ। ज़रा इन चीज़ों को देखना है। देखें स्टूडेंट, इससे बाहर हमारी ट्रांजेक्शन्स नहीं जा रही। इनवाइस, रिसीव पेमेंट, एस्टिमेट, क्रेडिट नोट, सेल्स रिसीट, रिफंड रिसीट, डिलेड क्रेडिट और डिलेड चार्जेस। कंसेप्ट को समझें, डिलेड क्रेडिट और डिलेड चार्ज का क्या मकसद होता है। अच्छा, अब इससे जो रिलेट इंफॉर्मेशन कर रही है ना स्टूडेंट, अब क्या हो रहा होगा, इन्वेंट्री इन हो रही है, इन्वेंट्री आउट हो रही है, चीज़ बिक रही है, चीज़ आ रही है। स्टूडेंट वहाँ पे भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आपको इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़े, ये इन्वेंट्री क्वांटिटी एडजस्ट पे आएंगे, जब आपको एडजस्ट करना पड़े कि ये आइटम फिजिकली मेरे पास -27 है, लेकिन ये आइटम मेरे पास इस टाइम जो है वो होना चाहिए 25 का होना चाहिए, 25 आइटम होने चाहिए मेरे इसके। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको 25 किया तो देखिए वो क्या कह रहा है कि 52 की क्वांटिटी का चेंज आएगा और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री श्रिंकेज, सीजीएस को चार्ज हो रहा है। गुड, ये सीजीएस को डिफरेंस चार्ज होना चाहिए। ऐसा होता है कि इन्वेंट्री आपको एडजस्ट करनी पड़े तो आप इन्वेंट्री एडजस्ट ये तभी होगी जब इन आउट सारी इन्वेंट्री होगी, तो आप इन्वेंट्री को एडजस्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप सेफ एंड क्लोज कर देंगे। तो देखिए उसी तरह से है इन्वेंट्री की क्वांटिटी को एडजस्ट करना, जैसे हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को पढ़ा है। जिस तरह हमने क्विक बुक डेस्कटॉप में इन्वेंट्री को एडजस्ट करना सीखा था, ऐसे ही हम क्विक बुक ऑनलाइन में भी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना सीखा जब इन आउट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दो चीज़ें स्टूडेंट कस्टमर के ऊपर रह गई हैं, एक सेल्स टैक्स की मैनेजमेंट और एक बिल लेबल एक्सपेंस की मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। किसकी मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे? बिल लेबल एक्सपेंस की मैनेजमेंट के ऊपर जाएंगे। तो आए बिल लेबल एक्सपेंस की मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं जी। बिल लेबल एक्सपेंस में जाने से पहले मैं एक आपको बात बताऊं, सबसे पहले आपने अकाउंट एंड सेटिंग में जाना और आपने बिल लेबल एक्सपेंस को ऐड करना है। बिल लेबल एक्सपेंस क्या चीज़ थी, ज़रा रिकॉल करें। क्विक बुक डेस्कटॉप में मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप कोई एक्सपेंस ऐसा है जो इंकर्ड आपने किया है लेकिन आप वो कस्टमर को चार्ज करना चाहते हैं, विद मार्कअप भी चार्ज कर सकते हैं, सिंपल भी चार्ज कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर हमसे डिमांड पे चीज़ें मंगवाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये इतना खर्चा होगा, तो वो कहता है कोई मसला नहीं है, ये खर्चा मुझे चार्ज कर देना। आप कहते हैं यार इतना ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा, वो कहता है कोई मसला नहीं है, खर्चा मुझे चार्ज कर देना। तो आप एक्सपेंसेस में जाएंगे तो ये देखें, ये मेरे अभी ऑन हुए हुए हैं, ये मैंने ऑन किए हैं। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे ट्रैक एक्सपेंसेस आइटम बाय कस्टमर ये ऑन करना पड़ेगा। मेक एक्सपेंसेस आइटम बिल लेबल ये भी ऑन करना पड़ेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप इस पर मार्कअप ऐड करना चाहते हैं या नहीं ऐड करना चाहते। आप अगर परसेंटेज लिखना चाहते हैं तो लिख लें, ये एडिटेबल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इसको टिक कर दिया। मैं मार्कअप के साथ ऐड करना चाहता हूं। और ट्रैक बिल लेबल एक्सपेंस, क्या बिल लेबल एक्सपेंस इनकम अकाउंट में ट्रैक करना चाहते हैं? ये नहीं कहना डेफिनेटली यार हम ट्रैक करना चाहते हैं, उसको एक अलहदा से ट्रैक करना चाहते हैं। तो देखें उसको एज ए सिंगल अकाउंट मैंने इसको ट्रैक करने के ऊपर बात कर लिया। मैंने इसको सेव करने जा रहा हूं। जब मैंने इसको अब सेव किया तो अब ज़रा देखें स्टूडेंट, यहाँ मैं एक्सपेंसेस में गया और मैं आपको एक अब एक्सपेंस रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। अब ज़रा देखें मेरे जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे तो मैं ये न्यू ट्रांजैक्शन में गया, ये मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब मैं एक ऐसा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मैंने एक कस्टमर के बिहाफ पे किया था और वो एक्सपेंस था इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन का। वो एक्सपेंस था 600 रुपये का और मैंने इसको बिल लेबल के ऊपर टिक किया और उसने मुझे खुद बताया कि आगे 5% मार्कअप लगाना है। मैंने कहा नहीं, मैंने इसका 8% मार्कअप लगाना है, 8% मार्कअप लगाना है। और अब मैंने कस्टमर सेलेक्ट कर दिया, कस्टमर मैंने सेलेक्ट कर दिया तारड़।
कि तारड़ को मैं ये चार्ज कर रहा हूँ और मैंने इसको कर दिया सेफ एंड क्लोज। अब जब ये देखें सेम वैसे ही है, यहाँ पे आप मार्कअप की परसेंटेज जो है वो एडिट कर सकते हैं। अब मेरा खर्चा तो चार्ज हो गया, पैसे तो मेरे पास से चले गए, लेकिन अब मैंने ये कस्टमर के ऊपर जब मैं आया, जब मैं यहाँ कस्टमर में मैंने जिस कस्टमर को किया था तारड़ पे जाऊंगा तो ये देखें स्टूडेंट, ये ओपन स्टेटस एक पड़ा है 648। 648 क्यों है? क्योंकि 600 का एक्सपेंस था, उसके ऊपर 8% मार्कअप उसने चार्ज करके 648 रुपये जो है वो मेरे पास किए हुए हैं, उसने मार्कअप यहाँ पे चार्ज कर दिया। अब मैं इसका बिल बनाने जा रहा हूँ तो मैं यहीं से डायरेक्ट क्रिएट इनवाइस करूँगा और ये एक्सपेंस मैं कस्टमर को क्या कर दूंगा, चार्ज कर दूंगा। इंतहाई आसान सी बात, और ये ऐसा होता है बहुत दफ़ा मुझे एक्सपेंसेस जो हैं वो चार्ज करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट इनवाइस के ऑप्शन की तरफ जाऊँगा तो क्रिएट इनवाइस करूँगा तो देखें इनवाइस ये सारी 648, अगर उसने इसमें से कुछ पैसे दे दिए हैं तो देखें यहाँ पे वो लिखा हुआ है 8% मार्कअप, लेकिन वो क्या लिखा हुआ है, यूर कस्टमर वुड नॉट सी दैट। ये आप सी कर रहे हैं क्योंकि आपने लिखा था ना कि मैं अलहदा से ट्रैक करना चाहता हूँ, तो उसने अलहदा से लिखा है आपकी ट्रैकिंग के लिए, लेकिन उसका मकसद ये है कि कस्टमर को नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद ही ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था कि ये कस्टमर को नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब जब मैं जैसे इसको सेफ एंड क्लोज के ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, मैंने ये सेफ एंड क्लोज किया, ये ऑप्शन, ये इनवाइस, ये मेरी सेव हो गई और कस्टमर को बिल लेबल एक्सपेंस क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब मैं अगर अपने रिपोर्ट एंड की तरफ जाऊं और रिपोर्ट एंड में जाके अपने सारे अकाउंट रिसीवेबल की समरी देखना चाहूं कि किसने मुझे अभी कितने पैसे देने हैं, तो मेरे सामने ये शो हो रहा है शुएब 500। इसका मतलब मेरी कोई कमिटमेंट हुई है इससे, मैंने स्टिल इसको 500 की रिटर्न करनी है। सिग्मा से मैंने 10,760 लेने हैं, ट्रेड लिंक से मैंने 3250 रुपये लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे सारी जो है वो शो की हुई है इस डेट के ऊपर, और अगर आप डेट चेंज कर दें 30 पे चले जाएं तो ये अमाउंट हमारे पास डेफिनेटली जो आप अमाउंट ले रहे होंगे वो उस हिसाब से अगर उसमें कोई चेंज है तो वो चेंज आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी जो एलिमेंट्स है वो आपके शो हो रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें रिसीवेबल की किसी रिपोर्ट के ऊपर आप जा रहे हैं, वैसे देखिए रिपोर्टिंग एंड के ऊपर हमारा एक लेक्चर है, लास्ट लेक्चर जो कंप्लीट रिपोर्टिंग एंड के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं आपको मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को चेक करना सिखाऊंगा। तो ये देखें, ये मेरे पास कस्टमर बैलेंस समरी है, कस्टमर बैलेंस डिटेल भी है। तो मैं कस्टमर बैलेंस समरी निकालूं तो वो मुझे सिर्फ ये बात बता रहा है कि मैंने किस किस से कितने पैसे जो हैं वो लेने हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो अमाउंट जो है वो शो होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको पता है जनरली यही रिपोर्ट जो है मेरे पास आती हैं, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, फर्दर आगे आप इसको जो है वो इन्हेंस भी कर सकते हैं। अब कस्टमर से रिलेटेड जो चीज़ डिस्कस करने वाली रह गई स्टूडेंट, वो रह गई टैक्स मैनेजमेंट, सेल्स टैक्स की मैनेजमेंट। तो सेल्स टैक्स की मैनेजमेंट जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ टैक्सेस के कॉलम में आना पड़ेगा और टैक्सेस के कॉलम में आके आपको सेल्स टैक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ये बात की थी कि जब आप सेल्स टैक्स को एडजस्ट करते तो आप पहले पार्टीज बनाते हैं कि जिसको सेल टैक्स पे करना होता है, क्योंकि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं क्या पता वहाँ पे 3-4 अथॉरिटीज़ को सेल्स टैक्स पे करना पड़े, लेकिन जैसे पाकिस्तान में एक प्रोविंशियल सेल टैक्स है, एक फेडरल का सेल टैक्स है, तो मुझे वो दोनों पार्टीज़ को यहाँ पे पहले सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, मैं सेटअप के ऊपर जाऊँगा और इसको यहाँ पे लिखूँगा, ज़रा देखें। तो स्टूडेंट देखें, मैं इसमें सेल टैक्स सेट करने के लिए जा रहा हूँ, तो देखें बिल्कुल उसी तरह सेटअप टैक्स के ऊपर जाऊँगा और वो मुझसे पूछेगा टैक्स नेम, तो मैं ये पूछूँगा इससे कि ये है जी जनरल सेल्स टैक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन FBR का जो सेल्स टैक्स एजेंसी है वो भी हमारे पास उसे क्या कहते हैं कि FBR ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या चल रहा है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। स्टेट ऑफ करंट टैक्स पीरियड, मैं इसमें मंथली टैक्स जो है वो फाइल करता हूँ और अभी मैं जिससे स्टार्ट हूँ मैं उसके हिसाब से जुलाई से हूँ और उसे क्या कहते हैं कि मैं मंथली कर रहा हूँ, बल्कि जून मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मंथली हमारी फाइलिंग होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग मेथड मेरा क्या है, यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कैश बेसिस है। ये हमारा टैक्स कैश बेसिस पे चलता है, कई लोगों का अक्रूवल बेसिस पे चलता है। इसका टैक्स क्या है जी, 17% है। दिस टैक्स इज कलेक्टेड ऑन परचेजेस, जाहिर बात है परचेजेस के ऊपर भी ये टैक्स हमारा लगता है, ठीक है। 17% है। और क्या ये टैक्स रिक्लेमेबल है? यस, आपको पता है कि ये एडजस्ट हो जाता है ना। देखें वहाँ पे आप में अरे ऐसे ऑप्शन नहीं थे, वहाँ वो खुद हमें इंक्रीज से एडजस्ट कर देता था कि, लेकिन यहाँ ये हमसे पूछ रहा है
कि क्या ये टैक्स एडजस्ट होता है या नहीं होता। आपको पता है स्टूडेंट के सेल्स टैक्स जो है वो रिफंडेबल होता है, तो इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारे पास एडजस्ट हो जाती है। तो ये नेक्स्ट किया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, यू आर रेडी टू ट्रैक टैक्स, मैंने किया ओके, ठीक है। ये देखें टैक्स जो है वो अब मेरा ट्रैक हो सकेगा। ये मेरे पास ये आइटम जो है वो आ गया है, ठीक है। और मैंने इसकी जो रिटर्न है, लेकिन अभी तक तो जारी बात है मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, तो इसकी रिटर्न जो है वो मेरे पास क्या आएगी, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसमें एक और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये ग्रुप रेट कस्टम टैक्स, ये कस्टम भी आ रहा है। जो कस्टम का आपको पता है ना, कस्टम टैक्स क्या होता है। कस्टम टैक्स वो होता है कि जो डायरेक्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, जो वापस आपको नहीं मिलता। आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अब आप ऐड टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे टैक्स रेट, टैक्स नेम जो है वो मैं लिख रहा हूँ कि ये जो सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स, ठीक है। ये प्रोविजनल ले रहा है, ठीक है। ये मेरे पास कौन से रहे, ये पंजाब मेरे से ले रहा है, ठीक है। टैक्स एजेंसी ये सेल्स के ऊपर लगता है, परचेज के ऊपर कभी नहीं लगता। और ये कितने परसेंट है लग रहा है जी, 16%। अकाउंट इसका डेफिनेटली जो है वो उससे क्या कहते हैं कि मेरे पास लाइबिलिटी का चलता है, क्योंकि मैंने ये पे करना होता है। वो क्या कह रहा है, शो टैक्स अमाउंट ऑन रिटर्न लाइन, यस ये रिटर्न लाइन टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, ये मुझे यहाँ पे शो का शो नेट अमाउंट ऑन रिटर्न लाइन। तो नेट अमाउंट जो है वो क्या होगी, टोटल टैक्सेबल सेल इन द पीरियड, ठीक है। और परचेजेस के ऊपर ये नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको नहीं करूँगा। ये सेव मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। अब ये भी यहाँ पे वो कह रहा है योर न्यू टैक्स रेट हैज़ बिन एडिड, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरा न्यू टैक्स रेट जो है वो हमारे पास क्या होगा, ऐड होगा। अब ज़रा देखें, एक तो मैंने 17% ऐड किया, एक मैंने कितने परसेंट ऐड किया, 16%। तो अब जब मैं इनवॉइसेस प्रिपेयर करने की तरफ जाऊंगा, जब मैं इनवॉइसेस को प्रिपेयर करने की तरफ जाऊंगा, तो इनवॉइसेस जो हैं वो मेरे पास वहाँ पे आ रही होंगी। तो ज़रा देखें यहाँ पे उसे क्या कहते हैं कि ओपन फाइल पेड, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने एडजस्ट ही नहीं किया, तो डेफिनेटली अब मैं इसको क्या कहते हैं कि अभी तक मैंने पेमेंट की तरफ, स्केड्यूल की तरफ ही नहीं गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो पेमेंट है वो नहीं हो सकेगी, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज़ किया, और अब मैं ज़रा बिल प्रिपेयर करने की तरफ जा रहा हूँ। तो ज़रा बिल प्रिपेयर करने की तरफ देखें, जब मैं यहाँ पे सेल्स की तरफ गया, और यहाँ मैंने उससे क्या कहते हैं कि सिग्मा का जो बिल है वो मैं प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैंने इनवॉइस को प्रिपेयर किया, तो मैंने सेल्स टैक्स को देखें चार्ज कैसे करना है। अब ज़रा देखें, ये मैं ज़रा क्लोज़ कर दूं। वो कह रहा है कि एक बिल लेबल एक्सपेंस पड़ा हुआ है, इसको चार्ज करना है या नहीं करना। तो मैंने कहा नहीं करना। उसने साथ ही मुझे ऑप्शन दे दिया, जैसे क्विक बुक डेस्कटॉप में देता था वैसे ही ऑप्शन दे दिया, इनवॉइस मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं इसको उससे क्या कहते हैं कि बंद कर देता हूँ कि मैंने चार्ज नहीं करना। अब जब देखें मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ, तो लुक एट दैट, ये मेरे पास यहाँ पे टैक्स के जा रहा है। देखिए दोनों रेट आ गए, 17% वाला भी आ गया और 16% वाला भी आ गया। अब मैं इसके ऊपर 17% भी लगा सकता हूँ, 16 भी। देखें आप इंडिविजुअल हर आइटम के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रा देखें कि मेरे लिए ये काम कितना आसान है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट करता हूँ और प्रोडक्ट एंड सर्विस सेलेक्ट करता हूँ ये, और मैं यहाँ पे इसका जो रेट है वो 500 सेलेक्ट करता हूँ, और एंटर टैक्स जो है वो मैं इसका 17% चार्ज करता हूँ, और मैं इसको सेल ऑफ प्रोडक्ट कहता हूँ। इसी तरह अगर मैं 16% चार्ज करूँगा, तो लेकिन मैं 17% के ऊपर चार्ज कर रहा हूँ, और ये देखें ये 85 रुपये टैक्स बना, टोटल अमाउंट 785 बन गई। मैंने इसको जस्ट सेफ एंड क्लोज़ किया। अब मैं इसको रिपोर्ट में अपने टैक्सेस की मैनेजमेंट में जाके देखना चाहता हूँ कि ये जो 500 रुपीज़ हैं ये मेरे पास उससे क्या कहते हैं कि जो रिटर्न के ऊपर जो शो हुए हैं वो किस तरह से हमारे पास शो होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पेमेंट स्केड्यूल में गया हूँ, तो देखिए मैंने पेमेंट तो उससे क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं। मैं अगर रिकॉर्ड पेमेंट की तरफ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे पेमेंट अमाउंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। कैश से मैं पैसे दे सकता हूँ, MCB से दे सकता हूँ। अगर आप FBR को दे रहे हैं, तो अगर पैसे दे रहे हैं तो आप इधर से अमाउंट जो है वो हमारे पास दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट का जो है वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने मंथली उससे क्या कहते हैं कि सिलेक्शन की थी, और उस अमाउंट को जो है वो उससे क्या कहते हैं देने में यहाँ पे मेरे पास जो है, अब देखें यहाँ पे जो मैंने वर्डिंग लिखी थी सेम उसी वर्डिंग से ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो मेरे पास आ रही है, ठीक है। पहले मैं इनवॉइस के ज़रा स्केड्यूल के ऊपर चला जाऊँ। मैंने इनवॉइस को ज़रा सेट नहीं किया, मैं ज़रा इनवॉइस को यहाँ पे ले आऊँ। तो स्टूडेंट देखें अब मेरे पास ये टैक्स आ रहा है 85 का। वो बेसिकली यहाँ पे सेटिंग में जाके
मैंने यहाँ पे ज़रा देखें सेटिंग में, वो मैंने बेसिकली कैश का शुरू में सिलेक्शन की थी ना, लेकिन अभी मैंने इनवाइस बना दी थी, तो इनवाइस में तो अभी तक मेरे पास पैसे नहीं आए थे, इस वजह से मुझे स्टेटमेंट नहीं दिखा रहा था। लेकिन मैंने अपने लिहाज से सेटिंग को चेंज कर लिया और सेटिंग में अक्रूवल बेसिस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इनवाइसेस की जो मैनेजमेंट है उसमें आप याद रखें, ये तो जनरली जो भी बंदा है वो अपने कंट्री के रूल्स के मुताबिक ये सिलेक्शन करेगा ना कि उसका टैक्स अक्रूवल बेसिस पे चलता है या उसका टैक्स कैश बेसिस पे चलता है, ठीक है। तो मैंने जस्ट उस इनवाइस को ऑप्शन में लाने के लिए, क्योंकि जो मैंने सेव की थी मैंने अक्रूवल बेसिस के ऊपर किया, अब वो कह रहा है स्टेटस ओपन है। मैं इसकी रिटर्न को प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखें अब ये प्रॉपर रिटर्न जिस तरह से आएगी, तो वो यहाँ पे देखें वो मुझे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपने सेल्स की 500 रुपये की, ये सारी टैक्सेबल सेल्स हैं, इस पर 85 रुपये का टैक्स बनता है। अब वो क्या कह रहा है, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, देखें आप यहाँ पे एडजस्ट पे क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट कैश, यानी कि अब मैं इसको पे करने जा रहा हूँ ना, तो एडजस्टमेंट अकाउंट आप कोई और भी वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और भी अकाउंट यहाँ पे मेरे पास सिलेक्ट हो सकता है। मे बी ये सारे का सारा जनरल सेल्स टैक्स जो है वो मुझे पे ना करना पड़ जाए, मुझे वो बख्श दे, तो फिर मेरी इनकम बन जाएगी ना, तो मैं इसको इनकम में जाकर एडजस्ट कर दूंगा। और एडजस्टमेंट अकाउंट को ज़रा रिकॉल करें, इसमें से कुछ ऐसा टैक्स है फॉर एग्जाम्पल जो 500 का की बजाय यानी कि 100 का एक ऐसा टैक्स है जो मुझे यानी कि उसको फाइनली पे नहीं करना, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और उस अमाउंट को जो है इसमें इंक्रीज़ भी लेके आ सकता हूँ, इसमें डिक्रीज़ भी लेके आ सकता हूँ। इसी तरह जो अमाउंट जो है अदर एडजस्टमेंट में तो कोई नहीं आ रहा और करंट बैलेंस शोइंग पीरियड 85 ही आ रहा है मेरे पास, तो मैं इस बैलेंस को उस हिसाब से देखें, यहाँ पे ये क्या चल रहा है जी, टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल, उस हिसाब से मैं इसको जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट डेट है और एडजस्टमेंट अमाउंट भी लिख सकता हूँ और एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 17% वाले के अंदर मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ना, तो उस हिसाब से जिस तरह एडजस्टमेंट वहाँ पे मैं करता होता था ना, इंक्रीज़ इन सेल टैक्स एंड डिक्रीज़ इन सेल टैक्स, यहाँ पे भी मैं उसी हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट करूँगा। अच्छा ये याद रखें कि जो एडजस्टमेंट फाइनली सेल्स के टैक्स के ऊपर होगी वो सेल्स के टैक्स को कम करेगी, और जो परचेज़ के टैक्स के ऊपर, क्योंकि मैंने परचेज़ का टैक्स अभी सेलेक्ट नहीं किया इस वजह से वो यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा, ठीक है। तो अब मैं इसको मार्क एज फाइल्ड कर रहा हूँ कि मैं इसको फाइल कर चुका हूँ, यानी कि हुकूमत को जो है ये टैक्स जो है रिटर्न में जमा करा चुका हूँ, पैसे नहीं, मैं हुकूमत को जो रिटर्न है वो क्या करा चुका हूँ, जमा करा चुका हूँ। तो मार्क एज फाइल करूँगा तो ये जो रिटर्न है वो मेरी एक किस्म की हुकूमत को क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। लेकिन मैं जब इस सिनेरियो के ऊपर जा रहा हूँ, अब जब मैं पेमेंट के ऊपर जा रहा हूँ, जो टैक्स मैंने पे करना है वो तो बेसिकली मैंने यहाँ से करना है ना, रिकॉर्ड पेमेंट। यहाँ से जब मैंने पेमेंट करने के लिए आनी है, मैं यहाँ कैश का अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पेमेंट डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो पेमेंट अमाउंट है ये पेमेंट अमाउंट भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये मैं कितनी सेलेक्ट कर रहा हूँ जी, 85 रुपीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जस्ट जाके क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। तो वो क्या कह रहा है, यूर जनरल सेल टैक्स आइटम ऑफ ₹85 जो है वो मैंने यहाँ किस में कर दिया, पेमेंट टर्म में जो है वो मैं ले गया जी। स्टूडेंट तो ये देखें, ये मेरे पास जनरल सेल्स टैक्स रिपोर्ट आ रही है। जब मैं टैक्सेस में गया और रिटर्न को फाइल करने के अंदर गया, और अब मैं इस वो कह रहा है कि जी आपने इतना टैक्स जो है वो कलेक्ट किया है। तो अगर आपने इस टैक्स को बढ़ाना है किसी एक्सपेंस के अंदर, तो मैंने पहले कहा सेल्स के ऊपर आपका टैक्स बढ़ाएगा। आप अमाउंट लिखें, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं किसी अमाउंट की, बिल्कुल वही कि ऐसा कि वो कह रहा है कि जी नहीं आपने इसके ऊपर भी 50 रुपीज़ पे करने हैं, तो मैंने कहा जी मैं इसके ऊपर भी 50 रुपीज़ पे कर रहा हूँ। और वो किधर चार्ज कर रहा हूँ, वो एज एन एक्सपेंस जो है वो मैं चार्ज कर रहा हूँ। कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट जो है वो मैं ले रहा हूँ, उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ। और जब ये एक्सपेंस का अकाउंट को मैंने यहाँ पे चार्ज किया, तो अब ये एडजस्टमेंट जो है वो मेरे पास हो गई है, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। देखिए और आप पेएबल कितने पे चला गया, 135 पे। अब जब मैंने इस पेमेंट को देखा और यहाँ पे मैं इसकी डेट जो है वो सिलेक्शन, क्योंकि ये लाइव अब जारी बात चल रहा है, क्योंकि सर्वर की डेट के हिसाब से जिससे सिंक्रोनाइजिंग हो रही है, तो मैं डेट आगे पीछे नहीं कर सकता। अब मैंने इसकी फाइलिंग डेट भी जो है वो 8 ही सिलेक्ट कर दी, एंड डेट भी 8 ही सिलेक्ट कर दी, और इसको मार्क एज फाइल किया। ये डेट का कोई इशू चल रहा है, देखें वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट एन एंड डेट विच इज़ नॉट इन फ्यूचर। तो एंड डेट जो है वो उससे क्या कहते हैं कि फ्यूचर, जब इन्वाइसिस जिस डेट की मैंने बनाई हुई है डेफिनेटली उसी डेट की जो है वो होनी चाहिए। तो वो आप देखें ना, मैंने फाइलिंग डेट और एंड डेट जो है वो मुख्तलिफ की हुई थी, उसकी वजह से ये मेरे पास प्रॉब्लम बन रहा है। और आप देखें वो फिर मुझे ये कह रहा है सिलेक्ट एन एंड डेट विच इज़ नॉट इन फ्यूचर। तो मैं इसको मंथली एवेल्यूएशन के ऊपर ले जाता हूँ, और अगेन मेरे पास जो डेट है वो डेट का इशू बन रहा है, क्योंकि सर्वर से डेट
जो है वो मेरे पास कैश हो रही है। तो जब वो मंथ की डेट कंप्लीट आएगी ना, तो जब आप इसको मार्क एज फाइल करेंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसे क्या कहते हैं कि ये पूरी रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी, और जो आपकी अमाउंट है वो आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। और आपको नज़र आ, जैसे ये मैंने ऊपर किया ना, ये मैंने जस्ट एक शॉर्ट सी सिलेक्शन की है, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये देखें 6 से लेके 6 तक, तो उसने लिख दिया फाइल्ड एंड पेड। और अगर मैं इसकी समरी देखूं तो वो जो समरी है वो पेमेंट के अंदर, मैंने इसके अंदर 85 रुपीज़ सेलेक्ट किए थे पेमेंट के अंदर, तो वो पेमेंट के अंदर आ रही है। तो आप जैसे ही वो डेट पूरी होगी तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली उसे, आप देखें क्या कह रहा है कि कलेक्टेड ऑन सेल 135, मैंने एक एडजस्टमेंट भी कर दिया ना, उसकी वजह से वो 135, 85 पहले था, 50 की हो रहा है, तो ऊपर एडजस्टमेंट भी कर दिए। तो ऐसे ही जैसे आप इनवॉइसेस बनाएंगे तो उसके साथ रेट आप ऐड करते जाएंगे, तो आपका सेल्स टैक्स जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब रिटर्न पे आप आएंगे, वो डेट आएगी, वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि मेरे सर्वर की डेट जो चल रही है बैक पे, जाहिर सी बात है वो चेंज तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि लाइव आप उससे क्या कहते हैं कि इसको डेटे को एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट्स वाई मुझे अब वो सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करने नहीं दे रहा। लेकिन जब आप 30 करेंगे तो ऑटोमेटिकली पेमेंट और आपकी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। आपको फर्दर इसके ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह स्टूडेंट आपने परचेजेस के ऊपर भी, जब आपने परचेज करना है, सेम जिस तरह क्विक बुक के अंदर मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप के अंदर कि आपने परचेज करते हुए सेल्स टैक्स कैसे ऐड करना है, उसी तरह आपने जब आइटम परचेज करना है तो आपने आइटम परचेज करने के अंदर, तो जब आपने आइटम परचेज करना है तो देखें ये टॉप के ऊपर वो क्या कह रहा है, अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और आउट ऑफ स्कोप टैक्स। तो जब आपने एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स सेलेक्ट की तो आपके पास देखें, जब आप आइटम के ऊपर गए तो ये देखें आइटम के ऊपर ऑलरेडी टैक्स आ गया कि इसके ऊपर ये 17% टैक्स लग रहा है, और ये देखें इसके ऊपर भी देखें मेरे पास 17% लग रहा है। 16% तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि परचेजेस के ऊपर 16% सेलेक्ट होगा ही नहीं। तो देखें यहाँ से आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि क्या ये टैक्स के बगैर वाली इनवाइस है या टैक्स के साथ वाली इनवाइस है। तो वो टैक्स का कॉलम आ जाएगा, आप यहाँ रेट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली टैक्स जो है वो फाइल हो जाएगा। लेकिन ये बात आप याद रखें कि क्विक बुक डेस्कटॉप में आप क्या करते थे, वहाँ तो आप यहाँ पे अकाउंट सेल्स टैक्स का सेलेक्ट करते थे तो सेल्स टैक्स जाता था ना, और ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल है। आप ज़रा देखें, अगर आप इसकी एक ट्रांजैक्शन करके देखें, मैं अगर आपको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन जो है वो करके दिखा रहा हूँ, ये अब्दुल्ला सप्लायर है, इसके अंदर एक ट्रांजैक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये देखें यहाँ मेरे पास एक आइटम है, इस आइटम का 1 आइटम है, मैं इसका रेट ले लेता हूँ, ये 700 एक इसका रेट है, और यहाँ पे मैं टैक्स 17% सेलेक्ट कर लेता हूँ, और 17% सेल्स टैक्स सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे अमाउंट आई, इसको मैं सेफ एंड क्लोज कर देता हूँ। और अब मैं अगर सेल्स टैक्स रिपोर्ट के ऊपर गया, वो कह रहा है कि टैक्स कोड एसोसिएटेड विद इट प्लीज़ असाइन अ टैक्स कोड फॉर दोज लाइन। तो मैंने लाइन के साथ जो है वो टैक्स कोड असाइन नहीं किया, तो हम लोग टैक्स कोड को जो है वो असाइन कर देते हैं। सॉरी, ये मुझे नहीं लिखना चाहिए था। एक तो मैंने ये इसको उसे क्या कहते हैं कि ये मुझे यहाँ से मिटा देना चाहिए, मैंने ये 1000 सिलेक्शन कर दी है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ से जो है वो सेव कर सकूँ। ठीक है, सेव के अंदर जब मैं जाऊँगा तो ये बिल सेव हो जाएगा वो। अब जब ये बिल सेव हुआ तो जब मैं ये टैक्स के ऊपर गया, तो अब जब आप टैक्स के ऊपर गए तो अब आपके पास जब आप देखेंगे कि वो आइटम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक है, अगर आप रिटर्न के ऊपर जाएंगे तो रिटर्न के ऊपर जो परचेजेस का आइटम है वो हमारे पास, ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आ रहा है, ये देखें 119, ये देखें 119 रुपये सेल्स टैक्स मैंने परचेजेस के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 135 सेल्स के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली देखें सेल्स टैक्स रिटर्न आपकी बनती जाएगी। जैसी डेट पूरी होगी मार्क एज फाइल करें और ये सेल्स टैक्स रिटर्न आपकी फाइल हो जाएगी और पे हो जाएगी। आपको कोई एंट्री डबल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप पे करते जा रहे हैं उसी तरह एडजस्ट होती जाएगी। मल्टीपल टैक्सेस रेट आप कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट आपके हो सकते हैं आपके लिहाज से, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में 2 चल रहे होते हैं, एक प्रोविंस का एक फेडरल का, तो मैंने उसके लिहाज से आप लोगों को बताया। इसकी तो सेल्स टैक्स मैनेज करना ज़्यादा आसान है क्योंकि फ्रंट एंड पे ये एडजस्टमेंट पड़ी हुई है और फ्रंट एंड के ऊपर ही आपकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखें, अगर सेल्स टैक्स
कि एडजस्टमेंट करना चाहते हैं इस अमाउंट पे, तो ये अमाउंट आपकी बढ़ाएगा। और अगर आप इस अमाउंट पे एडजस्ट करना चाहते हैं, ये 16,119 के ऊपर आप एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ये अमाउंट आपकी कम कर देगा। तो दो एडजस्टमेंट, वहाँ पे तो इंक्रीज एंड डिक्रीज आपको खुद बताता था ना, यहाँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब आप सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स एडजस्ट करेंगे तो अमाउंट बढ़ती है, जब आप परचेज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो अमाउंट कम होती है। कभी ऐसा हो जाता है कि वो हमें एडजस्ट करने को कहे, वो कहे जी ये अमाउंट कम कर दें या बढ़ा दें। अगर वो अमाउंट आपको कम करने को कहे तो परचेजेस पे एडजस्ट करें, अगर आपको अमाउंट बढ़ाने पे गए तो सेल्स टैक्स के ऊपर आप एडजस्ट करें। तो इस तरह स्टूडेंट आप सेल्स टैक्स को जो है वो परफॉर्म करेंगे। देखें सिंपल सी बात है, ये टैक्सेस में जाएंगे, इस टैक्सेस के ऊपर आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ से आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, सेल्स टैक्स समरी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये आपके पास सेल्स टैक्स समरी रिपोर्ट आ रही है कि 85 रुपये आपने उसके ऊपर कलेक्ट किए हुए हैं और इसके ऊपर आपने 119 रुपये परचेजेस के ऊपर हैं। तो इस तरह आपके पास ये पूरी एक रिपोर्ट जो है एक फॉर्म में बनती हुई नज़र आएगी। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आपने प्रॉपर तरीके से देखना है कि मैंने कैसे सेल्स टैक्स को मैनेज किया, मैंने कैसे बिल लेबल एक्सपेंस को मैनेज किया और कस्टमर की सारी कैसी कैटेगरी को। और सेल्स टैक्स के मैनेज के ऊपर अगर आप क्विक बुक के डेस्कटॉप के साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो फ्रंट एंड के ऊपर ही सारे टैक्सेस जो हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं, आपको देने की ज़रूरत है। देखें वो टॉप के ऊपर भी बता रहा है, टॉप के ऊपर आपके पास वो सारी रीज़न लिखी हुई आ रही होती है, इतना आपने कलेक्ट किया है और इतना आपने जो है वो परचेजेस के ऊपर जो है वो आपने टैक्सेस दिए हुए हैं। तो नेट आपने 16 रुपीज़ पे करने हैं। जैसे ही 30 जून आएगा ना तो ये 16 रुपीज़ जो कैलकुलेट हुए होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। आप फिर जैसे ही रिटर्न फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पे होता हुआ नज़र आएगा। तो स्टूडेंट ये कस्टमर के ऊपर लेक्चर था, होपफुली कि आप इसको क्विक बुक डेस्कटॉप के साथ लाजमी कंपेयर करेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लाजमी मेरे से जो है वो शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।